रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Rahmat Zubair, your chemistry teacher, and today I am going to discuss about nucleophilic substitution reaction of alkyl halides। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN रिएक्शन के साथ भी, और इनको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा लीविंग ग्रुप को। हम लीविंग ग्रुप क्या चीज़ है, अब चूँकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लीविंग ग्रुप के तौर पर कौन काम करेगा, हैलोजन काम करेगा। यानी कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा और वहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। कहाँ अटैक करेगा हम जानते हैं। ये मैंने कोई अल्काइल ग्रुप की कार्बन लिखी, उसमें 3 उसके बांड खाली छोड़ दिए और एक बांड के साथ मैंने हैलोजन शो कर दिया ताकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड के एक जनरल फॉर्म आ जाए। अब हम जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड क्या है, पोलर है। क्यों? क्योंकि हम हैलोजन इज़ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन, इट अटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू कार्बन। अब इस पार्शियल नेगेटिव की रिस्पेक्टिव इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि इस अल्काइल ग्रुप की कार्बन पर कोई ऐसी चीज़ जिसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत हो वो इस पर अटैक कर सकती है। और हम जानते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई स्पीशी जिसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत हो उस चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्यों? न्यूक्लियोफाइल नाम से जाहिर है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब अफेक्शन रखने वाला, अट्रैक्शन रखने वाला। अब न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो न्यूक्लियस के लिए एफिनिटी रखती हो, न्यूक्लियस लविंग हो। और न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है उन्हें। तो कोई भी ऐसी, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे NU से, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है तो इसका मतलब या तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिनसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मे कैरी अ नेगेटिव चार्ज और इट मे कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी होगा, या फिर नेगेटिव आयन ना हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी या न्यूट्रल एटम भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर सकता है इफ़ इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन पर अटैक करेगा। उस कार्बन पर अटैक करेगा तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल, वहाँ से लीविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, यानी कि हैलोजन क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, हैलोजन को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, जिस वजह से हमने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे इसकी, अच्छा यहाँ पर सबस्ट्रेट की बात करें, न्यूक्लियोफाइल का तो हमने जिक्र कर लिया। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। और प्रोडक्ट तो हमारे पास हासिल होगी लीविंग ग्रुप, कोई भी ऐसी चीज़। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हाइड्रोजन किया है क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जनरली एक डेफिनेशन करें लीविंग ग्रुप की, तो लीविंग ग्रुप कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से उस पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, पहले वाले मॉलिक्यूल में से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहेंगे, लीविंग ग्रुप। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ रिमूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, आगे आ जाए जी इस SN रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन से अब रिवर्स चलती है, यानी कि SN लिखा है ना, इसको हमने प्रोनाउंस उलट करना है, यानी कि N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, और हमारे पास रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं SN1 और दूसरी को हम कहते हैं SN2। बच्चों याद रखिएगा ये टाइप्स जो हैं हमने किस बेस पर की गई, कैटेगराइज की हैं, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। बिल्कुल इसको कंफ्यूज नहीं होना, मॉलिक्यूलैरिटी ये 1 और 2 जो है बेसिकली उन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, हम जानते हैं हर रिएक्शन, मोस्टली रिएक्शन क्या होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिज़्म कहते हैं। और उस मैकेनिज़्म में हमेशा एक स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। बाकी जितने भी स्टेप होंगे उनमें से क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। उस स्लोएस्ट स्टेप को हम नाम देते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी कि उस स्लोएस्ट स्टेप की जितनी रेट होगी उस रेट को हम ओवरऑल
रिएक्शन की रेट के तौर पर कंसीडर करेंगे, तो उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्युलरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी। और इसी से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिराइव करते हैं। तो अगर मॉलिक्युलरिटी 1 होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। 1 से यूनिमॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह 2 अगर होगा तो बाईमॉलिक्यूलर, और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इसका कोई मसला नहीं है, आप इन तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग फॉर SN1 SN2 ये है कि S और 1 जो है स्टेट हों, जबकि N जो हो इनकी क्या हो, दरमियान में बेस पर हो। अच्छा, सबसे पहले हम अगर इनको इन कैटेगरीज में सबसे पहले अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं सबसे पहले आपकी आसानी के लिए SN2 की बात करूँगा, SN2 का जिक्र करूँगा। सबसे पहले SN2 के बारे में एक बात जो एंड पर करनी है वो मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, उसका मकसद है वो आपको एंड में समझ आ जाएगा। वो ये कि SN2 रिएक्शन यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फॉलो करते हैं कौन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन फॉलो करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। हम जानते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें अल्फ़ा कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, मैक्सिमम एक कार्बन के साथ, इससे ज़्यादा नहीं, या तो एक कार्बन के साथ या किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं होगी, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब अल्फा कार्बन क्या है, हम जानते हैं वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, हैलोजन। तो यहाँ पर जो कार्बन होगी वो फर्दर अगर मैक्सिमम अगर अटैच भी हो किसी कार्बन के साथ तो एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, डायरेक्टली की बात कर रहे हैं, आगे जितनी मर्जी हो डायरेक्टली अटैचमेंट एक कार्बन के साथ होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये तो है एंड पे बात करने वाली बात। यहाँ पर मैंने एक हिंट के लिए इस्तेमाल किया है ताकि कुछ बातें ज़रूरी हैं समझने के लिए। पहले आपने सबसे पहले क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन करनी है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है साइमल्टेनियसली मतलब एट अ टाइम, एक ही स्टेप के अंदर। यही इसका मेन डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन का, कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का जो रिमूवल होता है, दैट अकर्स इन वन स्टेप। इसका मतलब ये पूरा रिएक्शन जो है उसका इवन मैकेनिज्म भी पूरे का पूरा एक ही स्टेप पर मुश्तमिल होता है। और ज़रा गौर से देखिएगा, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिखा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। मैंने इसकी बेसिकली ये इस तरह से ज्योमेट्री शो की है। बच्चों याद रखिएगा, डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जो है ये प्लेन के अंदर है, जबकि सॉलिड वेज का मतलब ये प्लेन से बाहर। प्लेन से मुराद आप ये वाइट बोर्ड समझ लें, वाइट बोर्ड से मुराद ये है कि ये हाइड्रोजन जो है वाइट बोर्ड से बिहाइंड होगी, जबकि ये नीचे वाली हाइड्रोजन जो है वाइट बोर्ड से अबव होगी, हमारी तरफ होगी। और ये जो है हाइड्रोजन जो स्ट्रेट लाइन से ये वाइट बोर्ड के अलॉन्ग होगी, यानी कि प्लेन अलॉन्ग द प्लेन होगी। ऐसा क्यों है, हम जानते हैं ये कार्बन जो है चारों बॉन्ड से क्या है, सिंगल है। यानी कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेट मी शो यू द जनरल कन्फिगरेशन ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों ये देखिए ज़रा, ये एक किस्म का ये ट्राईपोड स्टैंड काइंड ऑफ जो है कन्फिगरेशन नीचे है, और ये ऊपर। इसके सेंटर में क्या है, कार्बन है। सेंटर में क्या है, कार्बन है। ये मैंने इस तरह से बनाई है, ये देखिए ज़रा, ये इस तरह से बनाई है। ये इधर क्लोरीन, ये सेंटर में कार्बन, ये नीचे वाली हाइड्रोजन जो है ये वाली हाइड्रोजन मैंने ये दरमियान में शो किया है, जिसको मैंने रेड मार्कर के साथ शो किया हुआ है। ये क्या है, इनटू द प्लेन है, बिहाइंड द प्लेन है। ये ब्लू वाली मैंने शो किया, ये हाइड्रोजन ऊपर। और ये ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया जो क्या है, ये अबव द प्लेन है, जो हमारी तरफ है, जिसको मैंने सॉलिड वेज से शो किया हुआ है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेसिकली। अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो हमने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन लिया है, जो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, कार्बन पर अटैक करता है। क्यों, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मौजूद क्या है, हैलोजन मौजूद है, लिविंग ग्रुप मौजूद है, उसने वहाँ से लीव करना है। तो इस साइड से, फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ये बैक साइड से ही अटैक करेगा। और जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल
और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, जबकि कार्बन और लिविंग ग्रुप यानी कि हैलोजन का बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। अब जो बॉन्ड ना तो परमानेंटली बन चुके हैं ना परमानेंटली टूटे हैं, उनको मैंने किससे शो कर दिया है, डॉटेड लाइन से, यानी कि यह न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, जबकि कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए मैंने इनको, ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। आपको समझाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेट, और इसे हम एक और नाम भी देते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। होता क्या है, अब चूंकि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है, तो अब नई ज्योमेट्री क्या होगी, ज़रा गौर से देखिएगा, ये कार्बन और नई ज्योमेट्री क्या होगी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से क्लोरीन ने रिमूव किया तो ये हाइड्रोजन जो है इस साइड पर आ जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, इस साइड पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लोरीन ने जहाँ से रिमूव करने की कोशिश की, ये स्ट्रक्चर प्लेनर में कन्वर्ट हुई, ये देखें ये प्लेनर ज्योमेट्री आ गई है ट्रांजिशन स्टेट पे। और फिर उसके बाद जैसे ही ये परमानेंट OH कनेक्ट होगा कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन सारे के सारे इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होगा, हमारी तरफ होगा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल HO। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, और उसकी वजह से बैक साइड से अटैक करने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई है, टोटली इन्वर्ट हो गई है, रिवर्स हो गई है। अगर एक केस में इधर इस साइड पर था तो दूसरे केस में राइट साइड, इसको एक थोड़ी हायर लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हासिल हो गया है, एक रेसिमिक मिक्सचर हासिल हो गया, यानी कि R कन्फिग्रेशन वाली भी और S कन्फिग्रेशन वाली भी। अब इस SN2 रिएक्शन के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं वो ये कि अब हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप अगर तो ये सिंपल SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन की फॉर्म में आए, उसका कोई और इसके बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो फिर आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, रिएक्शन, और उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स या जिसे आप फीचर्स कह सकते हैं, यानी इस रिएक्शन के फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसका एक फ़ायदा है, पहली करैक्टरिस्टिक्स मैंने क्या कहा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होगा एक ही स्टेप में होगा। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। उसके बाद सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और दूसरी बात इसमें न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, अटैक किया है बैक साइड से, जिसकी वजह से कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, टोटली इन्वर्ट हो गई, टोटली क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देयर इज़ 100%, टोटली का मतलब 100% इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। ये किसकी बात कर रहे हैं, SN2 रिएक्शंस के बारे में चंद अहम पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर SN2 रिएक्शन लिख देता हूँ, SN2। उसके बाद याद रखिएगा बच्चों, अब इसमें वो बात आगे आएगी, आपको समझ आएगी। यहाँ पर किसी किस्म की आयन फॉर्मेशन नहीं हुई, जो कि यहाँ पर होगी दूसरे SN1 के केस में। यहाँ पर किसी किस्म की आयन फार्मेशन नहीं हुई, तो आयन फार्मेशन की चूँकि ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस दौरान जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी नीड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। तो यहाँ पर अगला पॉइंट मैं क्या लिखूँगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ होगा। और एक मैंने पहले बात लिखी थी वो ये कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही ये रिएक्शन देते हैं, वो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी वजह बताता हूँ। ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल गिव दिस रिएक्शन। वजह क्या है, हमने खुद कहा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है और एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, जिसकी वजह से हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का यहाँ पर होना ज़रूरी है। क्यों, अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। क्या होंगे, वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का फर्दर 2 कार्बन या 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, तो उसे सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जिस तरह ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बन
फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। अल्फा कार्बन जिसे हमने कहा ये फर्दर 1, 2 और 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिसको हमने क्या कहा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर फ़र्ज़ करें ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर लेना चाहें तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करना चाह रहा है, तो बैक साइड से क्या आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप, जो कि बहुत बल्कि ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं और 3D स्पेस में, मैंने आपको अरेंजमेंट बनाकर दिखाया, 3D स्पेस में मौजूद होते हैं। 3D स्पेस में मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता। यानी कि यहाँ पर एक लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं, दीज बल्कि ग्रुप्स इफ़ दे आर प्लेस्ड हेयर इन दिस केस, तो ये बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, दे विल काज हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन। दे विल काज हिंड्रेंस बोले तो रेजिस्टेंस, रुकावट, आगे से पुश करेंगे ड्यू टू स्टीरेक कहते हैं 3D स्पेस में मौजूद ग्रुप्स की वजह से रुकावट। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकेगा, इधर से भी नहीं अटैक कर सकेगा लिविंग ग्रुप की वजह से, इधर से अटैक नहीं कर सकेगा इन बल्कि ग्रुप्स की वजह से। तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। कब, जब हम प्राइमरी की बजाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड लें। तो इसी वजह से हम क्या लेते हैं, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, जिसमें इस कार्बन के साइड पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही मौजूद होते हैं, जिनकी हिंड्रेंस इतनी नहीं होती कि वो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रोक सकें। अब ये वजह है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद अब आप जानते हैं एक ही स्टेप है रिएक्शन का, क्या, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। आप खुद देख सकते हैं रिएक्टेंट्स कितने हैं, एक अल्काइल हैलाइड भी रिएक्टेंट है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्टेंट है। तो दोनों रिएक्टेंट हैं और तो कोई स्टेप है ही नहीं। तो इसी स्टेप को हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसी स्टेप के रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं कितने हैं, 1 और 2, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile। यानी कि इस केस में अगर हम इन दोनों में से किसी एक की भी कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं रेट के हिसाब से पता चल रहा है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, कितने हैं, 2, 1 1 के हिसाब से। तो इसको अगर हम ऐड करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2, जिसे आप मॉलिक्यूलरिटी की का नाम भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन भी मैं इसी तरह से पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को क्यों फॉलो करते हैं, इसी तरह SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। SN1 रिएक्शन को फॉलो कौन करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्यों, आइए देखते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक तो हमने जिक्र किया कि चलो ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज करेंगे, क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस काज करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लीविंग ग्रुप पहले लीव करेगा एक स्टेप के अंदर, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन सेकंड स्टेप, जहाँ पर एक स्टेप में सारा काम हो रहा था, साइमल्टेनियसली हो रहा था, एट अ टाइम हो रहा था, जबकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव किया, कैसे, ये क्लोरीन यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा यहाँ से क्लोराइड आयन की फॉर्म में, यानी कि इसका जो कार्बन के साथ बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो साथ लेकर ही गई, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर भाग जाएगी, जिसकी वजह से क्लोरीन पर इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके पास टोटल बॉन्ड ही 3 रह जाएंगे, और जब 3 बॉन्ड बनाए जाएँ तो ज्योमेट्री क्या आ जाती है, प्लेनर ज्योमेट्री। और तीनों हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के होने की वजह से क्या है, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का जो कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे कार्बोकैटाइन को हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन। एक नई बात आ गई, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक और वजह भी है, वो ये कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का आर्डर ये होता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी सबसे कम। स्टेबिलिटी का मसला किस वजह से होता है, ये मिथाइल ग्रुप जो है ना,
ये आप 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस वजह से ये कार्बन जो है, ये मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इस पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इस पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा? स्टेबल, जितनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो सके उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके स्टेबल करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम स्टेबिलिटी जितनी तरफ से हो सकती है वो इस केस में होगी, टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में। अगर हम यहाँ पर कार्बोकैटायन बना भी लें तो वो स्टेबल ही नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है प्राइमरी के केस में। अच्छा, यहाँ पर चूँकि क्या बन रहा है? नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। क्या बन रहा है? नेगेटिव, यानी कि आयन फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? आयन फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? पोलर सॉल्वेंट। क्या यूज़ करेंगे? पोलर सॉल्वेंट। एक और बात, और अब चूँकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गई है, अब प्लेनर भी हो गया। यहाँ पर प्लेनर क्या था? मतलब एक ही अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था और उसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया था। यहाँ पर क्या आ गई है? प्लेनर ज्योमेट्री। जरा गौर से देखिएगा, ये प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ये प्लेनर ज्योमेट्री है, बिल्कुल एक ही प्लेन में, बिल्कुल एक ही प्लेन में। ये देखें, ये प्लेनर ज्योमेट्री है। अब प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एक बड़ी अहम बात आ जाती है कि यहाँ से बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप कॉर्नर पर मौजूद है, ये जो कॉर्नर्स पर, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक दरमियान में तो कार्बन है। यहाँ पर जो बल्कि मिथाइल ग्रुप हैं वो 3D स्पेस में नहीं है बल्कि एक ही प्लेन में। तो 3D स्पेस यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस वाला तो चक्कर ख़त्म हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये जो तीनों ग्रुप हैं ये इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। समझ आ गई बात की? और अगर यही प्लेनर ज्योमेट्री है और जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इधर से बिहाइंड द प्लेन, तो ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये इस साइड से वापस अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी उसी पर, यानी कि एक इसमें दो चांसेस हैं। एक चांस तो ये कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करे, तो जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब अगर इधर से अटैक करे, इधर से अटैक करे, फ्रंट से अटैक करे तो ये पीछे चले जाएंगे, और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये आगे की तरफ आ जाएंगे। यानी कि दो चांसेस हैं इसके, इसके ज्योमेट्री के। आइए देखते हैं। कार्बोकैटायन हम बनाते हैं, ये कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है? प्लेनर है। इसके हम कहते हैं कि ये फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं? OH ले लेते हैं। और बैक साइड से भी, और कहाँ से अटैक कर सकता है? बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें दो चांसेस हैं। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ चले जाएंगे, और पीछे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मिथाइल ग्रुप आगे की तरफ अबव द प्लेन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ज्योमेट्रीज बनेगी। ये देखिएगा ज़रा गौर से, कार्बन, इसका एक तो पहले वाली बन जाएगी, यानी अगर जिधर से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है उधर से ही लीविंग ग्रुप तो लीव कर गया, अब उसने कोई रुकावट पेश नहीं करनी। अब उधर से ही अगर अटैक कर दे न्यूक्लियोफाइल तो ये वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, यानी कि ये देखें वापस अपनी पोजीशन पर चले गए हैं सारे मिथाइल ग्रुप। यानी कि क्या हो गई है? इनकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई है? रिटेन हो गई है। पहले वाली क्या हो गई है? रिटेन हो गई, ये नया कमिंग न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी कंडीशन, दूसरा चांस भी ये भी है, हाफ चांस ये भी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इधर की बजाय बैक साइड से अटैक करे। तो अब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये इस साइड पे अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के इस साइड पे अटैच होगा, और जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर आ जाएंगे। मिथाइल ग्रुप क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट की आपको समझ आ रही होगी। ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, मैंने आपको पहले भी बताया। डॉटेड लाइन का मतलब ये जो भी ग्रुप अटैच है वो बिहाइंड द प्लेन है, और सॉलिड वेज का मतलब ये है जो भी ग्रुप उस बॉन्ड के जरिए से अटैच है वो अबव द प्लेन है। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अबव द प्लेन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है? पहले वाली कन्फिग्रेशन है जो ओरिजिनल रिएक्टेंट की थी, ओरिजिनल अल्काइल हाइड की थी। तो यहाँ पर क्या हुई है? रिटेंशन हुई है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। जबकि यहाँ पर क्या हुई है? इन्वर्जन हो गई है। यहाँ पर क्या हो गई है? इन्वर्जन हो गई है। दो केसेस हैं, दो चांसेस हैं। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या है? 100% इन्वर्जन है, जबकि इसके अपोजिट बात की जाए तो
देयर इज़ 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। अब हम इसके भी फीचर इसके अपोजिट लिखेंगे। अब इसका मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये अलहदा से पॉइंट बनाकर डिफरेंस की क्रिएट में लिखने का मकसद ये है कि इससे मुतल्लिक ज़्यादा अहम क्वेश्चन वो ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो हमने एक ही तीर से दो शिकार किए हैं कि मैं यहाँ पर फीचर्स भी लिख दिए अलग करके, आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 तो आपने बिल्कुल इस तरह से दरमियान में लाइन ड्रा करनी है, एक साइड पे SN2 एक साइड पे SN1, और उनके फीचर्स को एक दूसरे के आमने सामने पर लिख देना। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन। अब हम जानते हैं ये SN2 जो था सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जबकि SN1 में क्या है, दो स्टेप मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डबल स्टेप रिएक्शन, इसके बिल्कुल अपोजिट। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या कहा, SN2 में टोटली क्या हो गई थी, कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गई थी, रिवर्स हो गई थी। जबकि अब क्योंकि वहाँ पर एक ही साइड अवेलेबल थी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को दोनों साइड अवेलेबल, फ्रंट साइड भी अवेलेबल है, बैक साइड भी अवेलेबल है, जहाँ से मर्जी चाहे वो अटैक कर सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 50% रिटेंशन, जबकि 50% क्या होगा, इन्वर्जन होगा। 50% क्या होगा, इन्वर्जन होगा। रिटेंशन का मतलब वही पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुई है, ओरिजिनल वाली। उसके बाद हम जानते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया था क्योंकि हमें किसी किस्म के आयन फार्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमें आयन फार्मेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले लीविंग ग्रुप को लीव करवाना है। लीविंग ग्रुप को लीव क्यों करवाना है, ऑब्वियसली बात है, इस केस में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक, इधर से तो चलो लीविंग ग्रुप है, इधर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बल्कि ग्रुप्स मौजूद है। तो पहले, और दूसरी बात यह है कि कार्बोकैटायन का बनना जहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हर चीज़ स्टेबिलिटी की जाने मूव करती है, तो कार्बोकैटायन का बनना ज़रूरी है। तो आयन बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए जो आयन को बना भी सके और उसको स्टेबलाइज भी कर सके, चार्जेस उसको स्टेबलाइज भी कर सके। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पोलर सॉल्वेंट। बात हम पहले कर चुके हैं, SN1 रिएक्शन जो है वो कौन से अल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे। कौन से अल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और इसी तरह आप जानते हैं यहाँ पर SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, अल्काइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक ही स्टेप था और कोई हमारे पास स्टेप अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर अब दो स्टेप हैं। अब इन दोनों स्टेप में हमने डिटरमिन करना है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया अभी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पहले वाला स्टेप क्या है, स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आयन बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन रिएक्ट कर रहे हैं। आयन का रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। ये देखें, पॉजिटिव सेंटर पर नेगेटिव चीज़ क्या कर रही है, अटैक कर रही है, यानी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन जो होगा वेरी फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। जबकि यहाँ से इसको निकालना थोड़ा क्या होगा, पहले इस दूसरे वाले की निस्बत क्या होगा, मुश्किल। तो ये पहले वाला रिएक्शन क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लोअर होगा। तो स्लोअर होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, एक ही है, जो कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। इसका मतलब इससे मतलब बाद औक़ात MCQ भी पूछा जा सकता है, इफ़ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड, इट विल बिकम हाफ, इट विल रिमेन सेम, या जो भी। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल का SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम। अच्छा, तो अब आप जानते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में इसका 1 पावर आ रही है, तो 1 पावर की वजह से इस रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ यूनी ऑर्डर या यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1।
अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से मुतल्लिक, वो है सेकेंडरी अल्काइल। बच्चों याद रखिएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन दे सकते हैं, SN1 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। कंडीशन से मुराद ये है कि अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक ही स्टेप में, क्योंकि नॉन पोलर ने आयन बनाने को नहीं है, आयन नहीं बनाएगा तो एक ही स्टेप में बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पहले उसको आयोनाइज कर देगा, लीविंग ग्रुप पहले निकाल देगा और उसका कार्बोकैटायन बना देगा, और कार्बोकैटायन क्या उसको जो है दोनों साइडों से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन। तो बात करने का मकसद ये, कंडीशन से मुराद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूँ आपको SN2 और SN1 से मुतल्लिक तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।